हमारी आज के गहन चर्चा का विषय उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके वित्तीय हित भारत से जुड़े हैं, खासकर जो अक्सर यात्रा करते हैं। आज हम देखेंगे कि भारतीय आयकर कानून आकलन वर्ष 2025-26 के लिए किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति यानी रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे तय करता है। और हमारी इस चर्चा का आधार है डॉक्टर राहुल खराट का एक दस्तावेज। जी चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत आपकी किस आय पर टैक्स लगा सकता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति निवासी और सामान्य निवासी यानी ROR है या फिर निवासी लेकिन सामान्य निवासी नहीं यानी RNOR या फिर अनिवासी NR। ये सिर्फ एक वर्गीकरण नहीं है, इसके बहुत बड़े वित्तीय परिणाम होते हैं। बिल्कुल। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। क्या है वो? किसी दिए गए साल में कोई व्यक्ति भारत से जितना अधिक जुड़ा होता है, उसकी कर योग्य आय का दायरा उतना ही व्यापक होता है। अच्छा, ROR पर उनकी वैश्विक आय मतलब ग्लोबल इनकम पर कर लगता है, जबकि NRO पर केवल उनकी भारतीय आय पर। और RNOR श्रेणी इन दोनों के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। यही अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तय कैसे होता है? कानून में एक स्पष्ट चरण दर चरण प्रक्रिया है। हाँ, तो पहला कदम ये पता लगाना है कि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निवासी है या अनिवासी। सही कहा। इसके लिए दो मुख्य शर्तें हैं। ओके। अगर कोई एक ही शर्त पूरी हो जाती है तो वो व्यक्ति निवासी माना जाएगा। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है उस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में 182 दिन या उससे अधिक समय तक शारीरिक रूप से मौजूद रहना। 182 दिन? हाँ, ये काफी सीधी सादी शर्त है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त थोड़ी जटिल है। इसमें दो हिस्से हैं। उस वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक भारत में रहना और साथ ही ठीक उससे पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहना। अच्छा, तो 60 दिन इस साल में और 365 दिन पिछले 4 सालों में। जी, दोनों एक साथ। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, है ना? बिल्कुल है। जैसे भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए जो भारत घूमने आते हैं, उनके लिए ये 60 दिन की सीमा अक्सर 182 दिन कर दी जाती है। एकदम सही। यह उन्हें निवासी बने बिना भारत में अधिक समय तक रहने की छूट देती है। एकदम सही। कानून इस बात को मानता है कि यात्रा का उद्देश्य मायने रखता है। अच्छा। यही नियम जहाजों के क्रू सदस्यों या रोजगार के लिए भारत छोड़ने वालों के लिए भी अलग हैं। इसलिए हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहली शर्तों में से एक को पूरा करता है और अब निवासी बन गया है, लेकिन प्रक्रिया यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यह तय करना होगा कि वो सामान्य निवासी है या सामान्य निवासी नहीं, मतलब ROR या RNOR। जी हाँ, ये दूसरी जांच किसी व्यक्ति के लंबे इतिहास को देखती है। लंबे इतिहास को? हाँ, ROR बनने के लिए एक निवासी को 2 अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होती है। ओके, वो क्या है? पहली, उन्हें मौजूदा साल से ठीक पहले के 10 वर्षों में से कम 2 साल निवासी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 10 में से 2 साल। और दूसरी शर्त, उन्हें मौजूदा साल से ठीक पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहना होगा। 730 दिन? हाँ, 730। इसका मतलब ROR बनने के लिए इन दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। जी, दोनों को। अगर कोई निवासी इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं कर पाता है तो उसे RNOR के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए एक श्रेणी बनाता है जो मौजूदा वर्ष में तो निवासी है लेकिन अतीत में लगातार नहीं रहे हैं। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इसके पीछे का तर्क। क्या तर्क है? RNOR की स्थिति एक तरह से संक्रमण काल का काम करती है, एक ट्रांजिशन फेज। ये भारत के साथ संबंध को स्वीकार करती है लेकिन वैश्विक आय पर लगने वाले कर से कुछ राहत देती है, जो एक महत्वपूर्ण लाभ है। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए विदेश में कमाई गई और विदेश में ही प्राप्त की गई आय RNOR के लिए अक्सर कर मुक्त होती है। मतलब टैक्स नहीं लगता? नहीं, जब तक कि वो भारत से नियंत्रित होने वाले किसी व्यवसाय से ना हो। अब उस नियम पर आते हैं जो कुछ साल पहले एक बड़े बदलाव के रूप में आया था। जी हाँ, डीम्ड रेजिडेंट यानी मान लिया गया निवासी की अवधारणा। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये बहुत से लोगों को आश्चर्य में डाल सकता है। ये धारा 6(1) के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है।
ये नियम उन भारतीय नागरिकों को लक्षित करता है जो शायद अपने मामलों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वो किसी भी देश के निवासी ना हों। अच्छा, टैक्स प्लानिंग करने वालों को? बिल्कुल। अगर किसी भारतीय नागरिक की वित्तीय वर्ष में भारतीय स्रोतों से कुल आय 15 लाख रुपए से अधिक है, विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर? हाँ, उसे छोड़कर, तो उन्हें भारत का निवासी माना जा सकता है, भले ही वे दिनों की गिनती वाली कोई भी शर्त पूरी ना करते हों। वाह, तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पूरे साल भारत से बाहर रह सकता है? रह सकता है। लेकिन अगर भारत में उसके निवेश से होने वाली आय 15 लाख की सीमा पार कर जाती है तो उसे निवासी मानकर कर के दायरे में लाया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा नियम है। सार यही है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आर्थिक संबंधों और कर देनदारी के बीच क्या जुड़ाव है। कानून कहता है कि यदि आपके भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक हित हैं, तो आपकी कर संबंधी जिम्मेदारी भी है। और इन डीम्ड रेजिडेंस को क्या माना जाता है, ROR या RNOR? आमतौर पर इन डीम्ड रेजिडेंस को RNOR माना जाता है। अच्छा, तो कुछ राहत है। हाँ, जो फिर से उनकी विदेशी आय पर भारत में लगने वाले कर के दायरे को सीमित करता है, लेकिन यह एक अनिवासी होने की स्थिति से बहुत बड़ा बदलाव है। तो व्यवहारिक रूप में इसका क्या मतलब है? चलिए कुछ बारीक बातों पर ध्यान दें। जरूर। दिनों की गिनती कैसे की जाती है? एक आम गलती दिनों की गिनती को गलत समझना है। कैसे? भारत में आने का दिन और भारत से जाने का दिन, दोनों को भारत में रहने वाले दिनों में गिना जाता है। दोनों दिन? हाँ, दोनों। इसलिए रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट पर लगी मोहरें, बोर्डिंग पास, यात्रा का विवरण, यही आपके सबूत हैं। और हमें भारतीय नागरिकों और PIOs के लिए विशेष छूटों के महत्व पर फिर से जोर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। नियम दिनों की संख्या में काफी बदलाव कर सकते हैं, इसलिए सामान्य नियम को आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात है। क्या? दोहरा कराधान बचाव समझौता, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या DTAA। अच्छा, DTA? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का भी निवासी है, तो भारत और उस देश के बीच का DTA ये तय कर सकता है कि किस आय पर कौन सा देश कर लगाएगा। तो ये एक तरह का टाई ब्रेकर है। बिल्कुल। हमने जिस आवासीय स्थिति पर चर्चा की, वो इन संधियों को लागू करने का शुरुआती बिंदु है। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त में समझते हैं। आवासीय स्थिति का निर्धारण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। पहला, 180 दिन या 60 + 365 दिन की शर्त, ये देखने के लिए कि कोई निवासी है या नहीं। बिल्कुल। और दूसरा, निवासियों के लिए 10 में से 2 साल और 7 साल में 730 दिन की शर्तें, ये तय करने के लिए कि वे ROR हैं या RNOR। सही। और भारतीय नागरिकों के लिए 15 लाख रुपए से अधिक की भारतीय आय पर आधारित शक्तिशाली डीम्ड रेजिडेंट नियम को न भूलें। हाँ, वो तो गेम चेंजर है, जो दिनों की गिनती के सभी परीक्षणों को पूरी तरह से बदल सकता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि केवल शारीरिक उपस्थिति ही एकमात्र कारक नहीं है। आर्थिक जुड़ाव अब एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। और इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े। यह पूरी व्यवस्था हमें एक दिलचस्प अंतिम विचार की ओर ले जाती है। वो क्या है? जैसे जैसे वैश्विक गतिशीलता और रिमोट वर्क शारीरिक उपस्थिति की सीमाओं को धुंधला कर रहे हैं, क्या दिनों की गिनती पर आधारित कर प्रणालियां पुरानी होती जा रही हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। डीम्ड रेजिडेंट का नियम शायद इस बात का शुरुआती संकेत हो कि कर कानून केवल भौतिक स्थान के बजाय आर्थिक नागरिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हो रहे हैं। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, ये ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल। यह आने वाले वर्षों में देखने लायक बात होगी।